हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो मैं ऑलरेडी पीवीसी की जो सीरीज़ है परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ की जो सीरीज़ है वो चला रहा हूँ और ये है हमारा सेकंड वीडियो इसी सीरीज़ में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा रानी के बारे में। हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, इनको किस चीज़ के लिए क्या इन्होंने काम किया जिसके लिए इनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला है। ज़रा समझते हैं, पहले इनके बचपन से जानते हैं कहाँ जन्म लिया है इन्होंने, आगे कैसे प्रोग्रेस किया है इन्होंने। तो ये थे कर्नाटका के चेंडिया गांव के, इनकी फैमिली वहाँ से थी और इनके जो फादर थे वो पुलिस कांस्टेबल थे। अब ये जो रानी साहब जो थे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में उसमें ले रहे थे। अब उनके फादर बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, एक तरह से वो भी पुलिस का पार्ट है, तो थोड़ा बहुत कंसर्न थे कि ऐसा ना हो कि ना उनकी जॉब पे कोई खतरा आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, वो इनकी फैमिली को उन्होंने शिफ्ट कर दिया गाँव में। और इनकी हमेशा दिमाग में था कि यार मेरे को कुछ नेशन के लिए करना है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस टाइम पे चल रहा था 1930 में। उससे काफ़ी ज़्यादा एक कनेक्टेड फील करते थे अपने आप को। लेकिन इनके फादर ने गांव में भेज दिया। अब वहाँ पे पले बड़े और इनका हमेशा से इंटरेस्ट था ना कि कुछ नेशन के लिए करना है। तो इन्होंने सोचा कि आर्मी ज्वाइन करते हैं, बिकॉज फादर तो पुलिस में थे ही, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन फैक्टर था ही इनके अंदर कि मतलब डिफेंस ज्वाइन करेंगे, पुलिस ज्वाइन करेंगे। तो इन्होंने डिफेंस चूज़ किया और 22 साल की उम्र में इनको बॉम्बे इंजीनियर्स रेजिमेंट में रिक्रूट किया गया। एंड ही वॉज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, मैं ऑफकोर्स ही बात है काफ़ी अच्छे डिसिप्लिन के साथ रहते भी थे। तो ही वॉज एज अ बेस्ट रिक्रूट का अवार्ड इनको दिया गया। काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट की। और आपको पता है कि 1940 वाला जो टाइम है ये टाइम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। जो भी इस टाइम पे कमीशन होगा वो जाएगा सीधा बर्मा। ये सिंपल सी बात है। तो ऑफकोर्स ये भी बर्मा में गए, वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ। और वहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा आता है जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इनकी डिवीज़न थी वो बैटल जीत चुकी थी, तो उनको इनके साथ 2 टुकड़ियाँ रखी गई और उनको बोला गया कि आपको ड्यूटी दी जाती है कि आप जो जापानीज़ फोर्सेस हैं उनके कुछ वेपन्स हैं और जो लेफ्ट ओवर्स हैं उसको आपको ना तहस नहस करके आना है। ये सब चीज़ें आपको कंप्लीट करके आनी है और आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नेवी जो रॉयल नेवी थी आपको कलेक्ट कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने अपना टास्क तो पूरी तरह से कंप्लीट किया, लेकिन जो बोला गया था कि रॉयल नेवी इनको पिक करने वाली है वो हो नहीं पाया। तो इनके साथ जो इनके सोल्जर्स थे इन्होंने एक नदी को क्रॉस करके अपने बेस तक पहुँचे और जो नदी थी उसके ऊपर पूरी तरह से जापानीज़ फोर्सेस ने घात लगा के बैठे थे वो, कि वहाँ से अगर कोई ब्रिटिश सोल्जर गुजरता है तो, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर अगर कोई गुजरता है तो समहाउ, लेकिन ये बच के निकले। और एक तरह से जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस अपना दिया था, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द इंजीनियर्स, तो टेक्निकल काम काफ़ी थे इनको, माइन को हटाना, माइंस लगाना, तो काफ़ी एक्सटेंसिव काम इन्होंने किया है। आपको बता दूं जो इंजीनियर्स रेजिमेंट होती है उसका एक काम भी होता है, जो आप देखते हो ब्रिजेस बनाने का काम होता है वो इंजीनियर्स रेजिमेंट करती है इंडियन आर्मी में। जो आप देखते हो ना किसी भी कहीं पे टाइम पे अगर कुछ होता है तो ब्रिजेस बना के लोग चीज़ों को ना थोड़ा काम जल्दी करते हैं लोग। तो उसी तरह से ब्रिज बनाने का काम, जहीं पे कहीं ब्रिज नहीं है तो आर्मी के लिए ब्रिज बना देंगे ये लोग फटाफट। तो ये काम इंजीनियर्स रेजिमेंट को ट्रेन किया जाता है इसीलिए। अब ये थे भाई उसी के पार्ट, तो उन्होंने काफ़ी अपना एक अच्छा काम किया था बर्मा कैंपेन में और इसलिए उनको हवलदार की पोस्ट तक प्रमोट कर दिया गया। अब तो बात आती है कि जब आज़ाद हो गया हमारा देश, मतलब एक तरह से पार्टीशन हो गया, तो इनको कमीशन कर लिया गया एज अ सेकंड ऑफिसर। उस टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट नहीं होते थे, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे, फिर लेफ्टिनेंट की रैंक होती थी। तब सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक तो नहीं है वैसे आर्मी में। तो सेकंड लेफ्टिनेंट की रैंक पे इनको प्रमोट किया गया। आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स काफ़ी ये नीचे से आए ना एज ए रिक्रूट, फिर ऑफिसर बने हैं, तो थोड़ा सा इनकी जो सीनियर थे या जो इनके साथ वाले थे उनसे ज़्यादा इनकी बनती नहीं थी, क्योंकि इनको थोड़ा सा ना एक एज अ फील कराते थे कि नहीं ये तो नीचे से आया है। तो ये थोड़ा इनको थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते थे वो लोग, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते थे इनके अंदर। बट ठीक है, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए अपने आप को हमेशा ना ये अपडेट करके रखना चाहते थे, एडवांस कोर्सेज एंड ऑल ये सब किया करते थे, जिससे ना अपने आप को अपडेट करें, हमेशा बेस्ट रहने की कोशिश किया करते थे। इनके पास एक अच्छी क्वालिटी थी। अब कहानी आती है हमारे 1947 से 48 वॉर की, जहाँ पे इन्होंने एक एक्सपर्टीज शो की है, एक ब्रेवरी शो की है।
अब उसकी बात करते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी पता है हमने जो फर्स्ट वाला डिस्कस किया था, फर्स्ट परमवीर चक्र अवॉर्डी सोमनाथ शर्मा के बारे में, तो 26 अक्टूबर को जैसे ही साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, वैसे ही उनकी टुकड़ी भेज दी जाती है। 3 नवंबर तक वो लोग पहुँच जाते हैं। उनका पर्पज़ होता है कि उन्हें बडगाम को प्रोटेक्ट करना है, जो जम्मू एंड कश्मीर का एयरबेस है उसको प्रोटेक्ट करना, उनको ड्यूटी दी जाती है। अब ऑफकोर्स सी बात है, वॉर प्रोसीड हो ही रही है। जैसे जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि राजौरी, पूंछ, झांगर, ये सारा का सारा उन्होंने कैप्चर कर रखा है पाकिस्तानी जो कबीले वाले हैं या जो आप रेबल्स बोलिए, बिकॉज वो सोल्जर्स तो, और सोल्जर्स भी हैं लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि भाई कौन सोल्जर है और कौन क्या है। तो डेफिनेटली ऑफकोर्स पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने अभी मान के चलते हैं कि उन्होंने कब्जा करके रखा था राजौरी, पूंछ, झांगर। अब इंडियन आर्मी की ड्यूटी थी कि भाई वापस से रिकैप्चर करना है, करेक्ट। तो 18 मार्च को झांगर कैप्चर किया गया बाय द अंडर द लीडरशिप ऑफ द मेजर आत्मा सिंह। अब यहाँ पे देखिए जो इनकी ड्यूटी है, अब आप बोलेंगे भाई इनका रोल डायरेक्टली कैसे आ रहा है, बिकॉज जो इंजीनियर्स रेजिमेंट होते हैं जनरली अटैच होती हैं, करेक्ट। बिकॉज इन्फेंट्री का काम होता है फाइट करना, आर्मर्ड का काम है फाइट करना, लेकिन इनका काम क्या होता है भाई अटैच रहना, जो भी अभी माइनिंग डिमाइनिंग करना इनका काम होता है इनकी रेजिमेंट का। तो ये इनको अटैच किया गया था फोर्ट डोगरा रेजिमेंट के साथ। अब चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, झांगर को तो भाई रिकैप्चर कर लिया इंडियन आर्मी ने, लेकिन अब अगली ड्यूटी थी रजौरी को कैप्चर करना। और रजौरी जाने के लिए पूंछ से रजौरी जाने का रास्ता था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उसको क्या कर दिया था, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इन्होंने सोचा कि हम रजौरी जाएंगे वाया नौशेरा, नौशेरा के थ्रू होते हुए हम रजौरी जाएंगे। लेकिन ये नहीं था कि नौशेरा से रजौरी जाएंगे तो बहुत फ्री वॉक है वो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। अगेन वहाँ पे भी काफ़ी अटैक्स एंड एवरीथिंग। तो जब लोग 8 अप्रैल को बरवाली रिज पहुँचे, बरवाली रिज को उन्होंने कैप्चर किया और वहाँ पे पहुँचे, तो अब उसके आगे का रास्ता लिटरली पूरी तरह से माइन फील्ड से भरा हुआ था। अब 11 किलोमीटर का ही रास्ता बचा था इनके लिए, बनवाली से रजौरी का सिर्फ 11 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से माइन फील्ड से भरा हुआ है। माइन फील्ड मतलब वहाँ पे जैसे ही टैंक पड़ेंगे तो सीधा टैंक ब्लास्ट, जैसे आपने देखा होगा ना वो सुनील शेट्टी साहब को इसमें कौन सी मूवी में मुझे अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर बनी है, लोंगेवाला के ऊपर बनी है। तो वहाँ पे भाई जैसे ही टैंक के नीचे आते हैं सीधा ब्लास्ट, तो वही यहाँ पे माइन का काम है। तो माइन पाकिस्तानी आर्मी ने माइन बिछा रखा है। अब इन्होंने बोला कि ठीक है मैं क्लियर करता हूँ, बिकॉज उनके लिए इनको डिप्लॉय किया गया है, इनकी जो फील्ड कंपनी है 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी। तो जब इन्होंने माइंस को क्लियर करना चालू किया, तो आपको क्या लगता है कि फ्री बैठे हैं पाकिस्तानी आर्मी के, नहीं नहीं भाई तुम कर लो, नहीं, दे वर रेडी, दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन देम। जो पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स थे, जो भी रेबल्स आप बोलिए, उन्होंने फायर करना चालू कर दिया। इनके जो 2 जवान थे वो कैजुअलिटी हो गई उनके साथ। और अब इनको भी लगा कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज इनकी जैसे ही हम बाहर निकलेंगे ऑफकोर्स हमको सीधा फायर होगा हम पे। तो इन्होंने एक आइडिया लगाया, बोला कि एक काम करते हैं। इन्होंने अपने आप को क्रॉल करके बोला कि काम मैं करूँगा, लेकिन कैसे, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द टैंक। बोला कि टैंक के आगे अपने आप को उन्होंने बांध लिया, मतलब। और अब उसके जो उनके जो कमांडर, तो उन्होंने बोला कि मैं पागल है क्या, कैसे करेगा ये काम। तो उन्होंने बोला कि नहीं, टैंक चलेगा वैसे साथ साथ मैं भी चलूँगा। उन्होंने कुछ इंडिकेशंस दिए कि जब वो लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे, लेफ्ट हैंड मतलब रस्सी के साथ लेफ्ट हैंड को जब थोड़ा झटकाएंगे या उसका मूवमेंट करेंगे, तो इसका मतलब है कि टैंक को चलना है अभी। और जब राइट हैंड को, मतलब राइट हैंड से जब रस्सी को, क्योंकि रस्सी से उन्होंने बांध रखा था अपने हाथ को और टैंक से कनेक्टेड था वो, तो जब राइट हैंड से करेंगे तो इसका मतलब है कि रुकना है। और वो क्रॉल करते रहेंगे। उनके पास जो माइन को डिटेक्ट करने वाला था इक्विपमेंट उन्होंने रखा था, उससे ऑफकोर्स उसको फ्यूज़ को निकालना है, ये सब करने का काम उनको ऑफकोर्स स्पेशलाइज थे उसके अंदर वो, लेकिन अपने आप में बहुत जोखिम भरा काम था। टैंक के प्रोटेक्शन के अंदर और इनके सोल्जर्स ने 3 दिन तक लगातार इस काम को कंप्लीट किया, 8 से लेके 11 तक ये काम इन्होंने किया, माइंस को क्लियर करने का अंडर द टैंक्स प्रोटेक्शन। बिकॉज अब वहाँ पे फायर आएगा तो टैंक्स विल टेक केयर, ऐसा है। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे माइंस को क्लियर किया। लेकिन सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क अभी भी हुआ नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़े, एक ऐसा पॉइंट आया 10 अप्रैल को जहाँ पे 5 लार्ज पाइन ट्री गिरे हुए थे, मतलब उसको रोड पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ था, वहाँ पे माइंस बिछाई हुई थी। अब वो तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अब टैंक कैसे जाएगा उसके ऊपर, टैंक जैसे ही चढ़ेगा फटेगा।
अब वो तो डिफ़िकल्ट टास्क था, उसके लिए तो भाई इनको ये वाला मेथड तो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अब इन्होंने वही किया, इन्होंने अपने जो साथी थे उनको बोला कि भाई आप मुझे प्रोटेक्शन दो, मैं काम करता हूँ। अब दूसरे साइड से फायरिंग आ रही है, लगातार फायरिंग चल रही है दूसरे साइड से। तो इनके जो सोल्जर्स थे, साथी थे, उन्होंने इनको एम्बुश किया। इन्होंने ऑफकोर्स ये पूरा डिफ़िकल्ट टास्क था, इसको कंप्लीट किया, लेकिन इनको भी पैर में गोली लगी। लेकिन देन टू ही कंप्लीटेड द टास्क, और ये उनकी टीम ने 2 घंटे में पाइन ट्री हटाया, वहाँ के एरिया को डीमाइन किया। तो इस तरह से काम कंप्लीट हुआ। पूरे 3 दिन तक ये काम चला, 8 से लेके 11 अप्रैल तक, और तब जाके आगे का रास्ता क्लियर हुआ। और आपको लग रहा होगा कि वो जो क्रॉल करके करना बहुत आसान है, अंडर द फायरिंग इट वॉज रियली डिफिकल्ट टास्क। दिन रात उसमें काम किया इन्होंने। ऐसा नहीं था कि नहीं अभी रात को सो लेंगे, नहीं, रात को सोएंगे कैसे भाई, फायरिंग आ रही है, तुम्हें आगे बढ़ना है, रजौरी कैप्चर करना है तुम्हें। तो डेफिनेटली तो उस केसेस में आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, मशीन गन फायरिंग हो रही है, उस केस में इन्होंने कंप्लीट किया। ऑफकोर्स इस साइड से उनको प्रोटेक्शन, मतलब ऑफकोर्स इस साइड से भी फायरिंग हो रही है, हमारे साइड से भी, लेकिन देन टू एक गोली लगी, गए ऊपर। सो इन दिस केस ही हैज़ डन दैट। और उसमें भी बीच में जब इन्होंने यहाँ पे जब पाइन ट्री हटाना था, तो उस केस में ही डिड, उन्होंने फायरिंग भी की, एक तरह से एम्बुश लिया पूरी तरह से, मतलब ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, हैड्स ऑफ। और उसके बाद उनकी टीम जब उनकी जो यूनिट थी वो आगे बढ़ी, और दे कुड एबल टू लिबरेट द चिंगास एंड रजौरी। और 500 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, या पाकिस्तानी रेबल बोलिए आप, उनको इन्होंने किल किया, उनकी यूनिट ने। तो इनकी जो जो इन्होंने दिमाग लगाया, वह टैंक के नीचे में जाके क्रॉल करके करूँगा, एक अलग बट बिकॉज वही तो बोला, काफ़ी खतरनाक था, अपना दिमाग बहुत खतरनाक चलाते थे। तो इस तरह से जो उन्होंने कमिटमेंट शो की दिन रात लगा के, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट ही हैज़ डन, अनवेवरिंग कमिटमेंट। और उसके लिए इनको परमवीर चक्र अवार्ड मिला। अब आप देखेंगे कि जब बहुत जगह पे लिखा होता है मेजर रामा राघोवर राणे या RRR, तो मेजर इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ऑफकोर्स ये इनको पॉस्टमस नहीं मिला हुआ है। तो जब ये रिटायर होते हैं तो उस टाइम पे मेजर की पोस्ट से रिटायर होते हैं। तो बहुत जगह पे आपको मेजर रामा राघोवर राणे भी मिलेगा, लेकिन जब उनकी रैंक थी सेकंड लेफ्टिनेंट तब उनको ही मिला था। तो इसलिए हमने वो वाला रैंक यहाँ पे कंसिडर किया। अदरवाइज आपको कहीं मेजर लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स उस पे उनको मिला, सॉरी उस पे वो रिटायर हुए थे उस रैंक से। उनके वो पास हुए 1994 में, एम्स में पास हुए थे, लाइक। और इस तरह से इनकी लेगेसी पूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले PVC अवॉर्डी के साथ। थैंक यू वेरी मच।